हेलो एवरीवन, दिस इज़ सफ़िया एंड वेलकम टू द चैनल लॉ आइलैंड। तो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा है कमिंग ऑफ द ब्रिटिश इंडिया में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में। अब लेक्चर में हम समझेंगे बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल की बिगिनिंग। लेकिन ब्रिटिश तो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, तो यहाँ से ब्रिटिश रूल कैसे अराइज हो गया। जी हाँ, इस लेक्चर में मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से एक रूलिंग कंपनी बनी थी। तो जब 1700 ये सब स्टार्ट होता है, ब्रिटिश रूल स्टार्ट की जो रूट्स हैं वो स्टार्ट होती हैं औरंगज़ेब, मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब की डेथ के बाद से। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी, जिसकी डेथ के बाद जो मुग़ल गवर्नर्स थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट होना डिमांड कर दी कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें आज़ादी चाहिए, हम अपने किंगडम्स खुद डेवलप करना चाहते हैं, अपने किंगडम्स को गवर्न करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जब सारे मुग़ल गवर्नर्स जो थे छोटे छोटे, वो उन्होंने क्या करा, किंगडम को डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मुग़ल एम्पायर जो है वो छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स में डिवाइड हो गया। अब रीजनल किंगडम्स में डिवाइड होने से क्या होता है, जो दिल्ली थी उसकी पावर जो थी डेक्लाइन हो चुकी थी, वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। अब जब पावर डेक्लाइन हो रही है और एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो उसका फ़ायदा कोई थर्ड पर्सन तो उठाएगा। तो वो फ़ायदा उठाने वाला थर्ड पर्सन था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। जैसे कि अंग्रेज़ों का रूल था, एक नीति थी कि फूट डालो और राजनीति करो। यहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने फूट डालकर राजनीति करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी से यहाँ पर आती हैं दो बैटल्स, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होती है कंपनी के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब। इस बैटल ऑफ प्लासी में कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला। देन लेटर बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में। 1764 में कंपनी ने अगेन डिफीट कर दिया था मीर कासिम को। सो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, जहाँ पर कंपनी ने डिफीट कर दिया था नवाब ऑफ बंगाल दैट इज़ सिराजुद्दौला को भी डिफीट कर दिया था और मीर कासिम को भी डिफीट कर दिया था। तो 1765 में कंपनी ने एक्वायर किए थे दीवानी राइट्स, किससे, शाह आलम सेकंड से। अब दीवानी राइट्स होते क्या हैं? दीवानी राइट्स होते हैं राइट टू कलेक्ट द रिवेन्यू कलेक्ट करने के जो राइट्स होते हैं उनको हम दीवानी राइट्स बोलते हैं। इसी से हम समझते हैं 1761 में कंपनी ने एक्वायर किए थे ज़मींदारी राइट्स। ज़मींदारी राइट्स और दीवानी राइट्स में क्या डिफरेंस होता है? ज़मींदारी राइट्स में भी रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिलता है और दीवानी राइट्स में भी रिवेन्यू कलेक्ट करने का ही राइट मिलता है, मगर ज़मींदारी राइट्स में जो कंपनी रिवेन्यू कलेक्ट करती थी वो थ्रू द ज़मींदार्स करती थी, विच मीन्स ज़मींदार मीडिएटर की तरह उस वक्त काम करते थे रिवेन्यू कलेक्ट करने में। एंड इन 1765 में दीवानी राइट्स में कंपनी ने अपने हाथों में ही पूरा कंट्रोल ले लिया था। अब डायरेक्ट कोई मीडिएटर नहीं था, कोई ज़मींदार एज अ मीडिएटर काम नहीं करता है। ज़मींदारी राइट्स में कंपनी डायरेक्ट कंट्रोल करती है और डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करती है। सो इस तरह से हमने ये देखा है कि कैसे कंपनी ने एक ट्रेडिंग कंपनी का मास्क फेंका और एक रूलिंग कंपनी बन गई। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से डिफीट कर दिया था नवाब ऑफ बंगाल को, नवाब ऑफ अवध को और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड को। इन दिस वे ईस्ट इंडिया कंपनी टर्न्ड इनटू द रूलिंग बॉडी इन 1765। तो 1765 के मेन इवेंट है कि दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को कब ग्रांट किए गए थे? 1765 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक रूलिंग बॉडी बन चुकी थी 1765 में। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।